नमस्कार दोस्तों। आज है सैटरडे और डेट है आज की 1 अक्टूबर 2022। तो पूरे जोश और एनर्जी के साथ नए महीने की शुरुआत करते हैं और होप आपकी तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज सैटरडे है तो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं, तीनों द हिंदू के हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है अबॉर्शन से संबंधित। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कुछ अलग टाइप का जजमेंट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया। क्या है इशू जानेंगे। दूसरे नंबर पे ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो सरकार के द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा गया है। एक आर्टिकल इससे संबंधित हमने पहले भी डिस्कस किया था। उस समय सरकार ने ड्राफ्ट जनता के सामने नहीं रखा था कमेंट्स के लिए, लेकिन अब सरकार ने कमेंट्स इनवाइट कर लिए हैं, तो इस इशू को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है एल्डर्स से संबंधित है। हालांकि देखो इस आर्टिकल में एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग डायमेंशंस डाल के एल्डर्स की समस्याएं क्या हैं इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की अबॉर्शन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एमटीपी का नाम आपने सुना होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकली। तो एमटीपी से संबंधित ना 2021 में अमेंडमेंट रूल्स आए थे, नए रूल्स आए थे, जिसमें देखो एक प्रोविजन ये था, अगर कोई महिला जिसकी प्रेगनेंसी अभी 20 से लेके 24 वीक्स के बीच में है और वो अपनी प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाना चाहती है, तो उसके लिए कंडीशन रखी गई थी, इस पीरियड में यानी 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी है, इस पीरियड में रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, वो महिलाएं जो फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, मेंटल इलनेस, ये सब कंडीशंस रखी गई थी कि अगर ये महिलाएं हैं, उनकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स के बीच में है, तो फिर उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर 2 अलग अलग डॉक्टर्स अपनी ओपिनियन दें। लेकिन देखो इसमें ना सिंगल वुमन के बारे में नहीं लिखा गया था। सिंगल वुमन जिसने अपनी कंसेंसस के साथ यानी अपनी सहमति के साथ में किसी दूसरे पुरुष के साथ बिना शादी के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी और प्रेग्नेंट हो गई, वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकती 20 से 24 वीक के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो। अब देखो ये मामला गया, एक महिला थी जो सिंगल वुमेन थी, उनको इस पीरियड की प्रेगनेंसी थी, तो जिसके साथ में उनकी रिलेशनशिप थी ना, उस मैन ने इनको छोड़ दिया। अब पहले इनको लग रहा था कि वो मैन शादी करेगा, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो इनको लगा कि अब मुझे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उस मैन ने शादी करने से इनकार कर दिया है और मैं अकेले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकूंगी। लेकिन वो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 का हवाला दिया और कहा, देखो जो रूल्स हैं उसमें सिंगल वुमेन के लिए मनाही की गई है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकती। तो ये महिला पूछी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन रूल्स का ना टेक्निकल व्यू लिया, मतलब उन्होंने एमटीपी अमेंडमेंट रूल्स 2021 को ध्यान से पढ़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, बात तो देखो ठीक है, 2021 के अमेंडमेंट रूल्स में सिंगल वुमेन की तो बात नहीं कही गई है, इसलिए हम आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो वो महिला गई फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि देखो ये मेरी राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, और मेरी बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये उस राइट के भी अगेंस्ट है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो ये तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो। स्टीरियोटाइप मतलब सिर्फ एक मैरिड वुमेन ही अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, सिंगल वुमेन नहीं करवा सकती है। आज का जो समय है वो चेंज हो चुका है, लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे कपल्स रहते हैं, तो आप ये प्रोविजन सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए नहीं रख सकते, सिंगल वुमेन के लिए भी आपको रखना होगा। अब उनका मैरिटल जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है एक प्रकार से, मतलब शादी तो नहीं हुई, लेकिन जिनके साथ में उनकी रिलेशनशिप थी वो अब खत्म हो गई है, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी आपको ख्याल में रखना होगा और सिंगल वुमेन के लिए भी ये रूल होना चाहिए। तो एक प्रकार से आप देखोगे ना दिल्ली हाई कोर्ट की अप्रोच में और सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच में क्या डिफरेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो अपनी जजमेंट में ना टेक्निकली इस रूल को रीड किया कि टेक्निकली क्या लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना इस एक्ट का पर्पस देखा
इन एसेंस मोरली इन रूल्स को जज किया और उसके बाद में अपना जजमेंट दिया। एक बात पूछूं आपसे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ना स्कोप बड़ा होता है। हमने यूएस से लिया है ये कंसेप्ट। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है, अगर कोई कानून पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट असेंबली के द्वारा या फिर रूल्स बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरी कोर्ट सिर्फ ये देखती हैं कि प्रोसीजर के हिसाब से काम किया गया है कि नहीं किया गया है। प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो सब ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ना जुडिशरी मोरल स्टैंडर्ड्स पे कानून को भी क्वेश्चन करती है, सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखती, ये भी देखती है कानून रूल जस्ट है, फेयर है क्या नहीं है। समझ गए? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से ये जजमेंट दिया है। रूल्स देखे हैं, रूल्स फेयर हैं कि नहीं हैं। अब ना पहले का एक क्वेश्चन और भी उठता था, जैसे रूल्स में कहा गया है रेप सर्वाइवर। अब देखो, कुछ लोग ये क्वेश्चंस करते थे कि जो मैरिटल रेप के सर्वाइवर्स हैं, क्या उनके लिए भी ये रूल्स हैं? तो ना इस जजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हाँ, जो मैरिटल रेप के सर्वाइवर्स हैं ना, उनके लिए भी ये रूल्स लागू होंगे, यानी वो भी बाकी कैटेगरीज की वुमेन की तरह 20 से लेके 24 वीक्स के बीच में अगर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती हैं तो निश्चित प्रोसीजर फॉलो करके, जैसे 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। तो अब मैरिटल रेप से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है इनडायरेक्टली इस जजमेंट में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। देखो, ये जो जजमेंट आया है ना सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। जो सरकार के वकील थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये रूल्स ना बहुत सोच समझ के लाए गए हैं, क्योंकि जो 1994 का एक्ट है ना, जिसमें फीमेल फिटिसाइड को बैन किया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया गया है फीमेल फिटिसाइड रोकने के लिए, तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन का मिसयूज ना हो उसके, और ऐसा ना हो कि कुछ महिलाएं, उनको पता लग गया कि बच्चे का सेक्स क्या है पेट के अंदर ही, अब वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती हैं, ऐसा ना हो। तो मिसयूज को रोकने के लिए सरकार इतने स्ट्रिक्ट ये एमटीपी रूल्स लेके आई थी। तो आप जो कर रहे हो ना, सोच समझ के कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम चिंता मत कीजिए आप, हम ये इंश्योर करेंगे कि इन रूल्स का ना मिसयूज ना हो, फीमेल फिटिसाइड ना हो, कि जिन पेरेंट्स को पता लग गया कि बच्चे का सेक्स क्या है और वो इन रूल्स की सहायता से टर्मिनेशन ना करवाएं प्रेगनेंसी का, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जजमेंट इस प्रकार से लिखेंगे तो ठीक है, फिर तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे मिसयूज नहीं हो सकेगा एमटीपी रूल्स का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अब सरकार के द्वारा रखा गया है जनता के सामने। आप भी इस ड्राफ्ट पर कमेंट कर सकते हो। यह बिल सरकार के द्वारा लाया गया है ताकि हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए एक नया लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। क्योंकि देखो, पहले का जो एक्ट है वो बहुत पुराना हो चुका है, अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो इसलिए देश की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए ये नया बिल लाया गया है। हालांकि देखो, राइटर इस बिल से संतुष्ट नहीं है। राइटर कहते हैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गई है बिल लाके, क्योंकि बिल में जो प्रोविजंस होने चाहिए वो नहीं है इंपॉर्टेंट। अच्छा मौका था टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करने का, लेकिन जिस प्रकार से बिल में प्रावधान किया गया है, कैसे लाइसेंस दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ऐसा लगता है कि फिर से पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। मीनवाइल अलग अलग कोर्ट्स की जो जजमेंट्स आई हैं, उन जजमेंट्स को भी ड्राफ्ट बिल में नहीं शामिल किया गया है। क्या है वो जजमेंट्स? जैसे एग्जांपल देता हूं। देखो, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था ना, जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस समय इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन कर दी गई थी कश्मीर में काफ़ी समय तक। तो अनुराधा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स दिए थे कि कब कब इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को शामिल नहीं किया गया है इन रूल्स में और सीधा इंटरनेट शट डाउन की बात बोल दी गई है। तो ये मतलब है राइटर का
कि मीनवाइल जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की या फिर जुडिशरी की जजमेंट्स आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बिल तैयार नहीं किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ज़्यादा रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। जैसे देखो आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनी है ना, रिलायंस जियो, एयरटेल, इनका ये कहना है हमारे ऊपर तो आपका बहुत कंट्रोल है, लेकिन व्हाट्सएप से भी तो लोग बात करते हैं, टेलीग्राम से भी लोग बात करते हैं, एप्पल वॉच, जिटसी, ये भी एक प्रकार से बातचीत के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो आप इनको भी गवर्न कीजिए। जो रूल्स हम पे लागू होते हैं, जैसे आप हमको रेगुलेट करते हो वैसे ही इनको भी रेगुलेट कीजिए। काफी समय से इन कंपनीज की, टेलीकॉम कंपनीज की मांग थी। बट देखो थोड़ा सा इशू अलग है। इशू ये है, ये जो वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज है ना, एयरटेल जैसी, ये खुद इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करती हैं, मतलब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और जो ये ओटीटी सर्विस हैं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि, ये उस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ इस्तेमाल करता है। ये फर्क है ओटीटी सर्विसेज में और टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में। अगर देखो सरकार इन ओटीटी सर्विसेज को ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने लगेगी तो फिर इनोवेशन नहीं आ सकेगी ज्यादा इन सर्विसेज में, इससे जनता का नुकसान होगा। इससे देखो कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा इन कंपनीज पर, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर इनोवेशन कम आएगी, ऐसा राइटर का डर है। वैसे देखो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 2020 में सरकार को यह राय दी थी कि आप इन ओटीटी सर्विसेज को मत रखिए रेगुलेटरी बर्डन में, इनको चलने दीजिए जैसा चल रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई की इस बात को नहीं माना, बल्कि ट्राई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी थोड़ा कम कर दिया। पहले ना लाइसेंस इशू करने से पहले ट्राई की रिकमेंडेशंस को मानना होता था, लेकिन अब इनके रोल को, यानी ट्राई के रोल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कम कर दिया गया है। अब देखो एक बात इस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में यह बोली गई है कि डेटा को ना लोकली इंडिया में स्टोर करके रखा जाएगा। इसके जवाब में राइटर कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन ये काफी सीरियस इशू है, इससे देश के इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऑलरेडी देखो 2021 के आईटी रूल्स में एक केस चल रहा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है ये हम पता लगा सकें, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो उस समय व्हाट्सएप जैसी कंपनीज ने कहा था कि अगर ये प्रोविजन उपलब्ध होगा ना तो फिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम मैसेज के बीच में ए बी को मैसेज भेज रहे हैं तो बीच में हम चेक कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो उस रूल को जहां इन कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये बिल का ड्राफ्ट रखा है जनता के सामने, उसमें ये बात रखी गई है कि जैसे 2 पर्सन्स हैं ए और बी, ए ने बी को मैसेज भेजा है तो बी के पास ना ए की आइडेंटिटी साथ में आनी चाहिए कि मुझे मैसेज किसने भेजा है। तो ये फिर से कोर्ट में जाएगा, ऐसा राइटर अनुमान लगाते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो 2017 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी से संबंधित, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल रिलीज किया गया है ना, इसमें उस जजमेंट को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2018 में डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित, उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया है ये ड्राफ्ट तैयार करते वक्त। लास्ट में राइटर कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं देखो सर्विलियंस से संबंधित, इंटरनेट शटडाउन से संबंधित, नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित, ये सारे प्रोविजन से संबंधित ना डिटेल में बिल में बात की जा सकती थी, लेकिन बात वही है, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 20 अक्टूबर 2022 तक कमेंट्स इनवाइट किए हैं। तो देखो इस इशू पर वाइडर एंगेजमेंट होना चाहिए, बड़ा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपके हित की बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एल्डर्स से संबंधित है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, 1 अक्टूबर यानी आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले दशकों में डेमोग्राफिक चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी एल्डर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी ज़्यादा।
2050 आते आते टोटल जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी ना, उसमें से 16% पॉपुलेशन उन लोगों की होगी जिनकी एज 65 से ज़्यादा है। उस समय देखो, इंडिया तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश होगा 2050 आते आते, तो इंडिया की टोटल जितनी पॉपुलेशन होगी ना, उसमें से एक बड़ा हिस्सा एल्डर्स का होगा। अब देखो, इतने ज़्यादा एल्डर्स की संख्या होगी तो जाहिर तौर पर पहले से हमारे देश को क्या रहने की आवश्यकता है, हेल्थ सिस्टम उतना दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इंश्योरेंस सिस्टम उतना दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कुछ और डेटा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार 2050 आते आते ग्लोबल पॉपुलेशन होगी 9.7 बिलियन लोग। इसमें से देखो, वो लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है ना, उनकी संख्या 2 गुना होगी उन बच्चों से जिनकी संख्या 5 से कम है, क्योंकि उस समय देखो जागरूकता काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन उस समय चाइना से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। 2050 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.7 बिलियन, यानी 170 करोड़। पहले की जो यूएन की रिपोर्ट थी ना, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि 2050 आते आते इंडिया में एल्डर्स की पॉपुलेशन ना 20% हो जाएगी, यानी वो पर्सन्स जिनकी एज 65 से ज़्यादा है ना, उनकी संख्या आज के समय से कंपेयर करें तो डबल होके 20% हो जाएगी। अब आपको पता है इस एज में देखो एल्डर्स काफ़ी तरह की बीमारियों से सफ़र करने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डिसेबिलिटीज़, विजन संबंधित इश्यूज़। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, या तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो सिर्फ ओल्ड एज पेंशन से या फिर डिसेबिलिटी पेंशन से देखो काम नहीं चलेगा। तो हम ओवरऑल एल्डर्स से संबंधित इशू डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और क्या क्या सरकार की स्कीम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एल्डर्स को, यानी सीनियर सिटीजन्स को। आप हर एक डायमेंशन ऐड कर सकते हो, जैसे देखो हेल्थ रिलेटेड डिजीज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन आपको पता है आजकल बढ़ रहा है, तो बहुत बार भी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या फिर ठीक से उनका ख्याल नहीं रखते। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है एल्डर सिटीजन्स को। आजकल इंटरेस्ट रेट्स वो काफ़ी घट रहे हैं, तो कुछ जो थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे होते हैं सीनियर सिटीजन्स ने, उन पे काफ़ी कम ब्याज प्राप्त होता है। तो इस वजह से एल्डर सिटीजन्स का काम नहीं चल पाता, यानी हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे काम के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने बच्चों पर मोहताज हो जाते हैं। सोसाइटी का डायमेंशन ऐड कीजिए, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा क्रिमिनल्स सीनियर सिटीजन्स को निशाना बनाते हैं सोने की चैन लूटने के लिए या फिर पैसों को लूटने के लिए। सरकार जो थोड़े बहुत प्रोग्राम्स चलाती हैं सीनियर सिटीजन्स को राहत देने के लिए, उन प्रोग्राम्स को भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं अपनी पेंशन बनवाने के लिए, जो गवर्नमेंट स्टाफ होता है काफ़ी रूडली बात करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सीनियर सिटीजन्स को। अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में। देखो, संविधान के आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी में आता है, लिखा गया है एल्डर पर्सन्स की केयर के लिए। सरकार ने 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया था। 2007 में प्रोग्राम को री इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत। बोला गया था कि वो सीनियर सिटीजन्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंध रखते हैं उनको सरकार पेंशन देगी। हालांकि देखो, तब से अभी तक पेंशन के अमाउंट को इंक्रीज नहीं किया गया है। 200 रुपये उन लोगों को जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है और 500 रुपये उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। तब से अभी तक सेम अमाउंट है। 2011 में एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स आई थी। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में बोला गया था कि इस अमाउंट को बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया जाए, लेकिन किया नहीं गया। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अमाउंट सेम का सेम है। 2007 में एक एक्ट आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में कहा गया कि देखो, बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं
तो सीनियर सिटीजन्स ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाके पैसों की मांग कर सकते हैं और बच्चों को मैंडेटरी रूप से अपने माँ बाप को पैसे देने होंगे ताकि वो अपना ख्याल रख सकें। एक इंपॉर्टेंट बात 2007 के इस एक्ट में ये भी बोली गई, देखो काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एल्डर सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चों के नाम पे, रिलेटिव के नाम पे, और बाद में बच्चे और रिलेटिव उन एल्डर पर्सन्स का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो इस केस में एल्डर सिटीजन्स ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि देखो हमने जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया था, हमारे उस फैसले को निरस्त किया जाए और फिर से प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए। तो ये भी प्रोविजन है 2007 के इस एक्ट में। लेकिन देखो वही बात, इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया इस एक्ट को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो कि नोडल मिनिस्ट्री है एल्डर पर्सन्स की केयर के लिए, इस मिनिस्ट्री के द्वारा 2092 में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। लेकिन ये प्रोग्राम भी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ ओल्डर पर्सन्स की केयर के लिए। अब सबसे लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि देखो सभी ओल्डर पर्सन्स के लिए 2000 रुपए की पेंशन होनी चाहिए। समय के अनुसार महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो 2000 की पेंशन होनी ही चाहिए। इसके बाद ऐसे एज्ड लोग जिनके पास घर नहीं है, काफ़ी गरीब हैं, सरकार उनके लिए घर की व्यवस्था करे और इसे एक इंटीग्रल कंपोनेंट माना जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं सीनियर सिटीजन्स को ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो और वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपनी केयर खुद से कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जर्मनी में एक कंसेप्ट है कि देखो ओल्डर सिटीजन्स जो अलग हो जाते हैं या तो उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं या फिर उन सीनियर सिटीजन्स के बच्चे होते नहीं हैं, उनको देखो ऑर्फनेज में रखा जाए, यानी जहां पर अनाथ बच्चे होते हैं उन अनाथ बच्चों के साथ रखा जाए ओल्डर सिटीजन्स को, ताकि देखो जो अनाथ बच्चे हैं उनको माँ बाप की कमी ना खले, उनको सीनियर सिटीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स अच्छे संस्कार डालेंगे उन अनाथ बच्चों में, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो जर्मनी का ये कंसेप्ट जो है वो इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा लास्ट में देखो कुछ और भी अच्छे सजेशंस हैं, जैसे ये ओल्ड एज होम होते हैं ना, इनमें जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वहाँ पर रेगुलर उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा सकती है किसी एनजीओ के साथ टाई अप करके या फिर किसी लोकल हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके। बेसिक उनका रेगुलर टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पीरियोडिक विजन, हियरिंग स्क्रीनिंग, ये सब टेस्ट किए जा सकते हैं और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनको आगे रेफर भी किया जा सकता है। तो सरकार ओल्ड एज होम्स के लिए प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए ताकि जो ये ओल्ड एज होम्स है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम नाम का ओल्ड एज होम खुल गया, बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए ना। ओल्ड एज होम का क्या डिज़ाइन है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। अब देखो बुढ़ापे में बहुत सारे मोबिलिटी संबंधी चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो एल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या प्रॉपर स्टाफ है, इनको सरकार रेगुलेट करे। अगर ओल्ड एज होम्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो सरकार भी थोड़ा सपोर्ट करे अपनी तरफ से इन ओल्ड एज होम्स को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एल्डर्स से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन एबॉर्शन, चांस टू डेमोक्रेटाइज टेलीकॉम सर्विसेज और सबसे लास्ट में एल्डर्स से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।